अपनी कंट्री के पास इतना बड़ा कोस्टल एरिया है, ये पूरा गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक, ये पूरा क्या है अपने पास, सी है ना। तो अपन चाहिए तो फ्री में भी सॉल्ट बांट सकते हैं लोगों को, ठीक है। बट थोड़ी कॉस्ट क्या जाती है कि सॉल्ट बनाने की कोई कॉस्ट नहीं है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर इज द मेन सोर्स एंड आल्सो फाउंड इन सॉल्ट लेक। जो सॉल्ट लेक है उनके अंदर भी मिलता है, और सी वाटर तो है ही सबसे बड़ा सोर्स। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो फार्म रेडी किया है बराबर, तो उसके अंदर एक सर्टेन बॉक्सेस टाइप का बना लेंगे और वहाँ पे वो सी वाटर ऐड कर रहे हैं बराबर। अब वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा सनलाइट के प्रेजेंस में धीरे धीरे, तो क्या बचेगा वहाँ पे सिर्फ सॉल्ट। वो क्या हो गई, क्रूड फॉर्म हो गई ना, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी भी है अभी भी। अरे मिट्टी के ऊपर ही रखा है तो मिट्टी तो रहेगी, सीधी सी बात है, आया समझ में। तो उसको खाली प्यूरिफिकेशन करना है। कोई ऐसा नहीं कि कोई अलग से सॉल्ट बनाता है, हर कोई ऐसे ही सॉल्ट यूज करता है। हर जगह से क्रूड सॉल्ट मंगाया जाता है, कंपनी क्रूड सॉल्ट खरीदती है और उसका क्या करती है, प्यूरिफिकेशन प्यूरिफाई करने के बाद उसकी पैकेजिंग करती है, अपना अपना लेबलिंग करते हैं और बेचते हैं, ठीक है। देखिए तो सी वाटर सोडियम क्लोराइड जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अपने लिए, उसका सबसे बड़ा मेन सोर्स क्या है, सी वाटर इज द मेन सोर्स एंड आल्सो फाउंड इन प्रिपरेशन। अगर आपको एक वर्ड सिंपल वर्ड में बोलना है तो आप सिंपल सा बोल दोगे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, बोलो इट इज प्रिपेयर्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर को इवेपोरेट करो, बात खत्म हो गया। बट वो जो फॉर्म मिलेगा वो कैसा होगा, क्रूड होगा। क्रूड का मतलब व्हिच कंटेन इंप्योरिटीज, जिसको फर्दर क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। प्यूरिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसके लिए। तो सी वाटर NaCl जो होता है, जिसमें 2.7 से 2.9% का कंपोजिशन होता है सोडियम क्लोराइड का, जब वो इवेपोरेट हो जाता है बाय सोलर हीट, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रूड NaCl। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्रूड NaCl, ठीक है। दिस इज क्रूड NaCl। इट कंटेन इंप्योरिटीज लाइक सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एक्सेट्रा। इसमें इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज जो होती है वो हम सीधा सीधा रिमूव कर देते हैं, किससे, फिल्ट्रेशन, बराबर। इनसॉल्युबल मतलब समझा ना। अब जैसे मैंने जो बोला कि आपको डस्ट पार्टिकल है, ये है वो है, तो डस्ट जो पार्टिकल है वो थोड़ी ना, मिट्टी जो है वो थोड़ी वाटर के अंदर सॉल्युबल है, बट सोडियम क्लोराइड तो सॉल्युबल है ना। अरे हाँ या ना, तो अपन उसको फिल्ट्रेशन से ही हटा देते हैं सीधा सीधा। तो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज रिमूव बाय फिल्ट्रेशन। और जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर क्या पास करते हैं, HCl गैस। वो क्या प्रेसिपिटेट करता है, प्योर NaCl। ये टेक्निक है कॉमन आयन इफेक्ट, जो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉमन आयन का मतलब क्या है वो समझा देता हूँ। अभी उस टेक्निक को यहाँ पे अप्लाई करके नहीं बता पाऊंगा मैं, ठीक है। कॉमन आयन का मतलब क्या हुआ कि मान लो छोटा सा शहर है, एक सिटी है, जिसमें ऐसे छोटे छोटे नहीं रहते, ग्रोसरी शॉप रहते हैं, प्रोविजन स्टोर टाइप के, बराबर। ऐसा स्टोर है वहाँ पे, मान लीजिए 3-4 हजार लोग रहते हैं यहाँ पे, 3 to 4,000 पीपल, ऐसे 4-5 ग्रोसरी शॉप है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्रोसरी शॉप वाला है, इसके पर डे की इनकम, मान लीजिए प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, 300 रुपीज पर डे का प्रॉफिट है। 300 रुपीज पर डे का प्रॉफिट हो गया, मतलब 9,000, 10,000 आप मान के चलिए 10,000 मंथ का प्रॉफिट है, ठीक है। अब उसको इतना कुछ खर्चा नहीं है, उसकी लाइफ चल रही है, सेटल चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस सिटी में इस इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा प्लेयर एंटर कर दिया, डीमार्ट। कौन एंटर किया, डीमार्ट। डीमार्ट का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी कंपनी है, बराबर। उसके पास कैश बर्न करने के लिए बहुत ज्यादा है, बराबर। अब वो क्या करेगा, नॉर्मली बाहर की जगह पे बाय वन गेट वन ऑफर होगा डीमार्ट में, तो उस डीमार्ट में बाय वन गेट टू का ऑफर आ जाएगा, ताकि लोगों को अट्रैक्ट करे ना अपनी तरफ। अब बाय वन गेट टू का ऑफर आ गया, फ्री में मिल रहा है, इंडियन पब्लिक तो मालूम है तुमको, देर भी रख ले, इधर तो बाय वन गेट टू है, पहुंच जाएगी फटाफट। धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी इनकम कम होने लगी, बराबर। अभी 300 जो पहुंच गया वो 50 से 100 रुपए पे पहुंच गए। कुछ कस्टमर ही हैं जो नहीं गए, बाकी सब चले गए। फर्क पड़ा ना इसे, क्यों फर्क पड़ा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कॉमन था ना। इन दोनों के बीच में एक बात कॉमन थी, दोनों एक ही टाइप के सामान बेच रहे थे, हाँ या ना। अरे ये सुनो, अगर मान लीजिए इसी डीमार्ट की जगह अगर कोई बहुत बड़ा गारमेंट शॉप आ जाता, बराबर, उसकी इंडस्ट्री आ जाती, तो क्या होता, तब तो इसको शायद फायदा होता था। ऑड आता अगर, तो इसको फायदा होता था ना। क्या फायदा होता, लोग और आते, लोग बढ़ते तो और लोग सामान खरीदने आते थे ना, तो इनकम और बढ़ती। नहीं समझा मेरा बात। बट लेकिन डीमार्ट के आने की वजह से क्या हुआ, दोनों के प्रोडक्ट क्या है, कॉमन है, तो कौन मार खाया, जो वीक था या जो स्ट्रॉन्ग था, जो वीक था। वीक ऑलरेडी वीक होता है ना, बट स्ट्रॉन्ग के सामने और वीक हो जाता है।
स्ट्रॉन्ग के सामने और वीक हो जाता है। चलिए मान लीजिए आप 10 मार्क्स पाए 100 में से, ठीक है, पर उसी समय कोई आके बोल दिया 98 आया मेरा, तो इज्जत खराब हो गई ना बहुत ज्यादा। अभी तक तो सिर्फ क्या था, 10 ही था, अब तो ये कंपेयर हो गया, उसको 100 में 98 है, इसको 10 है। समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो वही सेम रूल इधर भी फॉलो हो रहा है। ऑड आया तो ऑड में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना भाई। मतलब आप ऐसा सोचो कि ऑड आएगा, ऑड आए तो इसको क्या करता, सपोर्ट करता, क्या करता, सपोर्ट करता ना, ऑड आयन सपोर्ट करता। लेकिन अगर कॉमन आयन आएगा तो सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये फेनोमेना है, अभी लिमिटेशन है थोड़े बहुत मेरे, जो मैं नहीं समझा सकता क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम चालू नहीं हुआ, बराबर। उस चैप्टर के अंदर आपको कॉमन आयन इफेक्ट, ऑड आयन इफेक्ट पहले दूसरे लेक्चर में समझा दूंगा। पर आइडिया आ गया ना कि कॉमन आयन क्या चीज है। कॉमन आयन ऐसा वर्ड क्यों दिया, क्योंकि उन दोनों के बीच में प्रोडक्ट कुछ तो कॉमन है ना, इसलिए उसे क्या बोला, कॉमन आयन। अलग अलग होंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तब तो शायद फायदा ही हो ना। अरे हाँ ना, बहुत बड़ा मान लो कि लिकर बनाने का फैक्ट्री आ गया, अरे सबका फायदा हो गया फिर तो। कितने सारे लोगों को जॉब मिल जाएगी ना, आया ना। इस ग्रोसरी शॉप वाले का फायदा होगा या नहीं होगा? हाँ, ये तो बराबर समझ रहे हो, बोला हाँ होगा ना, क्यों नहीं होगा। पीनट वगैरह किधर से आएगा, किधर से आएगा ना। लेट्स सी, ठीक है, तो ये बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में इस प्रोसेस के बारे में भी। कॉमन आयन इफेक्ट के एप्लीकेशन में इस प्रोसेस को मैं वापस बताऊंगा। अभी के लिए आपको सिर्फ क्या रखना है, अच्छा इन सब के बाद जो भी कुछ इंप्योरिटीज होती हैं जो सॉल्युबल, जो रिमूव नहीं होती, जो क्लोराइड्स है ना, क्लोराइड्स, ये क्लोराइड्स भी वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल। तो इनको थोड़ा रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है। MgCl2 and CaCl2 are more soluble in water, so left in solution। जिसकी वजह से क्या होता है, आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा बारिश के टाइम पे, जनरली ज्यादातर बारिश के टाइम पे जब एयर मॉइस्ट हो, एयर क्या है, मॉइस्ट है, और जो आपका जो ग्लास जार है जिसके अंदर आपने सॉल्ट रखा है, बराबर, अगर वो ओपन है तो बहुत सारे सॉल्ट जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो चिपक जाते हैं ना एक दूसरे से। मतलब उनको अगर ऐसा ऊपर से छोड़ा तो फ्लो में नहीं आएगा, वो जैसे सिंगल सिंगल पार्टिकल नहीं आते फ्लो में, वैसा फ्लो में नहीं आएगा, क्लस्टर फॉर्म में टुकड़ा टुकड़ा गिरेगा ना। तो ये नेचर क्या हुआ कि इसने एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ली, तो उसको बोलते हैं अपन हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। बट NaCl itself is not hygroscopic, neither hygroscopic nor deliquescent। NaCl खुद से ना तो हाइग्रोस्कोपिक है ना तो डेलिक्वेसेंट है, ना तो वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना तो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मतलब उसको वाटर से लेना देना ही नहीं है, मॉइस्चर। यहाँ पे वाटर मतलब क्या, मॉइस्चर। तो ये क्यों ऐसा हो गया, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज MgCl2 एंड CaCl2। वो खुद ऐसा नहीं है, बट जो इंप्योरिटीज है उस वजह से उसका नेचर क्या माना जाता है, द सॉल्ट इज स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम क्लोराइड इन स्मॉल अमाउंट। क्योंकि जो मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड है ना, वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। आप समझे मेरी बात, ठीक है। तो कहीं पे ऐसा लिखा हो कि NaCl क्या है, हाइग्रोस्कोपिक डेलिक्वेसेंट, बराबर, नाइदर हाइग्रोस्कोपिक नॉट डेलिक्वेसेंट, और या फिर ऐसे लिखा हो कि इट इज हाइग्रोस्कोपिक बट नॉट डेलिक्वेसेंट, तो उसका सबसे बेस्ट आंसर है कि NaCl खुद ना तो हाइग्रोस्कोपिक है और ना तो डेलिक्वेसेंट है। आप समझे मेरी बात को, वो खुद दोनों नहीं है। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से हो रही है, इंप्योरिटीज। कौन सी इंप्योरिटीज, MgCl2 एंड CaCl2। समझ गए बात, ठीक है। तो NaCl में आपने दो बातें अभी तक पढ़ी, एक उसकी प्योरिटी के बारे में पढ़ा और एक उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए आपने क्या बोला कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, और फिर आपने क्या पढ़ा कि प्यूरिफाई कर लेते हैं, बराबर। प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि ये हाइग्रोस्कोपिक हो जाता है, बट वो रीजन उसका वो खुद नहीं है, कुछ इंप्योरिटीज है। This is one of the most popular reaction of NaCl, where NaCl react with AgNO3. This is the ionic reaction, guys. जहाँ पे NaCl ना AgNO3 के साथ रिएक्ट हो रहा है, प्योरली आयनिक रिएक्शन है। Ag goes along with Cl, आयंस का ट्रांसफर कर दो, बात खत्म हो गई। Na goes along with NO3, क्या बन जाएगा बोलो, this is NaNO3 along with AgCl, जहाँ पे AgCl किस फॉर्म में मिलेगा, प्रेसिपिटेट। AgCl is obtained in the form of precipitate, वो Ag नहीं है, वो AgCl है, white precipitate है, ठीक है। Uses क्या है, it is used as a preservative for pickles, meat and fish।
क्या काम करता है वहाँ पे, जब आप पिकल के ऊपर वाटर ऐड करते हैं और सनलाइट में रखते हैं तो आपने देखा होगा धीरे धीरे वो सूखने लगता है ना, क्यों? उसके अंदर जो वाटर है वो बाहर जा रहा है, उसके अंदर जो वाटर है वो क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। फूड प्रिजर्वेशन में एक मेथड होता है सॉल्ट वाला, बाय यूजिंग सॉल्ट, नहीं सुना है कभी? वही तो कर रहे हैं ना अपन, उसकी लाइफ को बढ़ा रहे हैं, उसमें से वाटर क्या कर रहे हैं, पूरा डिहाइड्रेट कर रहे हैं। तो जब सॉल्ट आएगा तो बाहर क्या हो जाएगा, बेसिकली क्या होता है कि ये जो लेयर है वहाँ पे, ये एक सेमी परमिएबल लेयर होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, अंदर वाटर बहुत ज्यादा है, बराबर। बाहर मैंने क्या किया, मैंने सॉल्ट लगा दिया, ठीक है। बाहर मैंने क्या कर दिया, सॉल्ट लगा दिया, तो ये अंदर की फॉर्म मानी जाएगी डाइल्यूट और बाहर की फॉर्म मानी जाएगी कॉन्सेंट्रेटेड। ऐसे फॉर्म में वाटर का फ्लो होना चालू होगा, कहाँ से कहाँ पे, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ, बराबर। जब ये बाहर आ जाएगा तो सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट उसको क्या करेगा, इवापोरेट कर देगा, धीरे 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 ये अंदर का वाटर खत्म हो जाएगा। आया समझ में? ये उनका ये एक प्रोसीजर है, आया समझ में? ठीक है, तो इसलिए लिखा है कि फूड प्रिजर्वेशन में जो NaCl यूज होता है वही वहाँ पे मेंशन किया है, इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स, मीट एंड फिश, फॉर मेकिंग फ्रीजिंग मिक्सचर्स विद आइस। आपने कभी देखा हो जो आइसक्रीम वाले रहते हैं वो जो आइस डालते हैं उस आइस के अंदर सॉल्ट ऐड करते हैं, नहीं देखा है कभी? वो जो आइस जब बाहर निकालेंगे ना तो उस आइस के साथ साथ में सॉल्ट भी रहता है उसके अंदर, नहीं ऑब्जर्व नहीं किया कभी, बराबर। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है, आगे चल के आपको समझ में आएगा ये एक्चुअली क्या काम करता है। जैसे यहाँ पे समझा ना कि ये सॉल्ट लगाने से क्या हो जाता है, सॉल्ट लगाने से वो अंदर के वाटर को खींच लेता है, क्योंकि जो परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM नाम सुना होगा आपने, सेमी परमिएबल ऑस्मोसिस पता है ना, तो वही हो रहा है, ऑस्मोसिस ही हो रहा है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो एक SPM जो है वो एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन है, बराबर, which allows only selected particles, which allows only the flow of solvent particle from its low concentrated solution to high concentrated solution। तो ये डाइल्यूट है, इट इज लो कॉन्सेंट्रेटेड, ये सॉल्ट है, ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वाटर का फ्लो चालू हो जाएगा ना। प्लांट सेल, एनिमल सेल, तो कई सारे एग्जांपल है ना SPM के, तो वाटर को खींचना चालू कर देता है, ठीक है। तो ये तो NaCl के यूजेस हो गए। नेक्स्ट सेकंड कंपाउंड इज NaOH। NaOH is popular by the name of sodium hydroxide, also known as caustic soda। caustic soda के भी नाम से पॉपुलर है। मैन्युफैक्चरिंग होती है, it is done by using electrolysis of NaCl, बराबर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl से होता है। पहला जो प्रोसेस है उसको नेल्सन सेल और डायफ्रागम सेल के नाम से भी बुलाते हैं। NaCl एक्वस फॉर्म में यूज हो रहा है, ये ऑलरेडी आपने डिस्कस किया हुआ है। अगर एक बार NaCl कैसा फॉर्म है बोलो, एक्वस। एक्वा म्हणजे काय, वाटर, वाटर की स्प्लिटिंग क्या होगी, H+ और NaCl की स्प्लिटिंग क्या होगी, Na+ और Cl-। याद है मैंने आपको बताया था H+ और Na+ में किसके भागने की ताकत ज्यादा है, H+ की। तो H+ कैटायन है ना, being cation it move towards which electrode, cathode, anion Cl-OH-, एक एटम, दो एटम, इसके भागने की ताकत ज्यादा है, तो Cl- move towards anode। अरे ये इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है कई बार अपना। H+ क्या बना देगा, H2, Cl- क्या बना देगा, Cl2, Na combines with OH resulting formation of NaOH। But this method is not that much suitable, there are few limitations of this method। इस मेथड की लिमिटेशन क्या होती है, देख तो वहां पे एक वर्ड मेंशन किया है, किधर गया, हाँ तुम तो बायो वाले हो, क्या बताओगे इसका मीनिंग? ये ऐसे अपनी बॉडी में डायफ्राम क्यों कूदना चाहिए बोलो, प्रिवेंशन है ना, ये एक टाइप से क्या है, प्रिवेंशन। वैसा ही प्रिवेंशन होना चाहिए वहां पे, उस सेल के अंदर एक प्रिवेंशन होता है जो क्या प्रिवेंट करता है, which prevent the mixing of chlorine with NaOH। which prevent the mixing of chlorine with NaOH। जो क्लोरीन का मिक्सिंग प्रिवेंट कर रहा है किसके साथ, NaOH। तो ये सेल की छोटी सी लिमिटेशन है, नेल्सन जो सेल है उसका लिमिटेशन यही है कि यहाँ पे क्लोरीन अगर NaOH के कांटेक्ट में आ गया तो it will form NaCl along with sodium hypochlorite plus water। मतलब जो क्लोरीन बना वो तो डिस्ट्रॉय हुआ ना, ठीक है चलो वो भी मेरे को टेंशन नहीं है, लेकिन मेरा NaOH भी तो चला गया ना। प्रिपरेशन में किस लिए कर रहा था, NaOH के लिए, मिला क्या, NaCl, NaCl, वो थोड़ी ना चाहिए। नहीं समझा मेरा बात,
तो इसलिए ये मेथड उतना सुटेबल नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, बराबर। तो इसलिए हम लोग दूसरा मेथड यूज करते हैं जो इससे ज्यादा बेटर है, उसको बोलते हैं कैसनर कैलिनर सेल। क्या नाम है इसका? कैसनर कैलिनर सेल। कैसनर कैलिनर सेल में मान लीजिए NaCl है आपके पास, क्या है आपके पास? NaCl। NaCl टूटेगा तो क्या बनाएगा बोलिए? Na++, बराबर। ये हटा दीजिए, ये नहीं लिखना है। Na++Cl-। Na+ being cation, cation move towards which electrode? Anion move towards which electrode? Red cat, oxeno, लाल बिल्ली, याद है? The reduction takes place at cathode, oxidation takes place at anode. Na+ result in formation of Na. Cl- gives Cl, later on that Cl gives Cl2. बताया ना? आपका मालूम नहीं बाबा, लेकिन हाइड्रोजन, हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन they always exist as a diatom. वो लाइफ में हमेशा से डबल है, बचपन से डबल है। H नहीं एग्जिस्ट होता ना, it exists as, तो यहाँ पे सेकेंडरी रिएक्शन करना पड़ता है। Cl- क्या बनता है? Cl by loss of electron. One more Cl- becomes Cl by loss of 2Cl, Cl2 plus, आप इसको 2Cl नहीं लिखते, आप इसको डायरेक्ट क्या लिखते हो? क्योंकि it exists as a chlorine. It exists as a chlorine. देखो नेक्स्ट, कैसनर कैलिनर सेल में जब अपन बोलते हैं ना, तो क्या नया कर देते हैं वो देखते हैं। कैसनर कैलिनर सेल में नया ये हो जाता है कि पहले तो वाटर नहीं है, बराबर। चलो वाटर तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, तुम्हारा तो वाटर हेल्प ही कर रहा था NaOH बनाने के लिए ना। मेरे पास Na+ और Cl- है, ठीक है। This Na+ is what? Cation. Cl- is anion. This cation move towards cathode and result in formation of sodium. Forget about Cl-, इसका कोई यूज नहीं है मुझे अभी के लिए, ठीक है। ये जो Na है ना, अच्छा एक स्पेशल बात क्या हुई, इसको ऐसा बोला जाता है कि ये ना एक स्पेशल डिजाइन सेल है। दिस इज मर्क्यूरी, ये इधर ना नीचे की तरफ क्या है? मर्क्यूरी, बराबर। ये इसलिए बताया क्योंकि वरना आपका एक ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, मर्क्यूरी तो लिक्विड फॉर्म है, उसका इलेक्ट्रोड कैसा बना दिया? आया समझ? तो मर्क्यूरी को नीचे की तरफ रखता है बेस पे। ये मर्क्यूरी जो क्या सर्व करेगा? इट सर्व्स एज कैथोड। ये कौन से इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा? ठीक है। और यहाँ पे एनोड ले लिए कार्बन की, ग्रेफाइट फॉर्म ऑफ एनोड है, ठीक है। ये यहाँ से बाद में इसके थ्रू यहाँ कनेक्ट हो जाता है, उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको फोकस क्या करना है कि अब अंदर NaCl का स्प्लिटिंग चालू हुआ, बराबर। NaCl मॉल्टन फॉर्म है, Na+ और Cl-। Na+ मर्क्यूरी ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज होगा, वायर कनेक्ट होगा ना उसी तरीके से, बराबर। तो Na+ किसकी तरफ मूव करना चालू करेगा? कैथोड की तरफ। कैथोड के पास क्या प्रेजेंट होगा? इलेक्ट्रॉन। क्या बन जाएगा? Na। ये सोडियम बेसिकली किसके साथ कंबाइन हो गया? उधर मर्क्यूरी के साथ। They result in formation of an alloy called sodium amalgam. Such kind of sodium is also called as amalgated sodium. What it is called? Amalgated sodium. ऐसे टाइप की सोडियम को amalgated sodium बोला जाता है, बराबर। This is the formation of amalgam. It is an example of alloy. Alloy is a homogeneous mixture. There is no reaction between sodium and mercury. समझा? उधर सोडियम और मर्क्यूरी के बीच में कोई रिएक्शन नहीं है। सिंपल क्या हो रहा है? सोडियम जस्ट कंबाइन हो रहा है किसके साथ? मर्क्यूरी के साथ। सो डोंट बी अंडर इंप्रेशन कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू मर्क्यूरी या मर्क्यूरी टू सोडियम, नथिंग इज लाइक दैट, बराबर। वो जो बीच में मैंने डैश दिखा है, बॉन्ड दिखा है, वो जस्ट अलॉय को समझाने के लिए दिखा है। उन दोनों के बीच में किसी भी टाइप का कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं है। इफ यू आस्क मी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, स्टिल द आंसर इज 0। आप समझे मेरी बात को? क्लियर हो रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? ठीक है, लेट्स सी। तो दिस इज सोडियम अमाल्गम। ये सोडियम अमाल्गम आप क्या करो? बाहर निकाल लो, ठीक है। अब जैसे आपने सोडियम अमाल्गम बाहर निकाला, दिस सोडियम अमाल्गम रिएक्ट विद वाटर। It reacts with what? Water. Where sodium combines with OH, give you NaOH plus mercury plus hydrogen gas. समझा? तो मेरे मन में ना एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इतना सब क्या करना है? इससे बेटर सोडियम को मैं डायरेक्ट वाटर से इतना रिएक्ट करा लूं। What happens if any metal react with water? That result in formation of hydroxide. Say yes or no. That results in formation of hydroxide. So when this sodium react with water, it will give you sodium hydroxide. Problem ही solve हो गई. But उसका problem क्या है? ये process ना करने का. Sodium it react vigorously with water.
वो रिएक्शन कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बट जब यही सोडियम क्या बन जाता है, सोडियम अमालगम, वो अमालगम फॉर्म में आ जाता है, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। आया समझ में बात? इस तरीके से किया जाएगा। क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट, क्या बोलना चाहता हूँ? तो सोडियम अमालगम ज्यादा बेटर ऑप्शन हुआ मेरे पास वाटर से, इसलिए कैसनर कैलिनर सेल जो है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू कौन सी सेल, नेल्सन। क्योंकि नेल्सन में एक छोटा सा वही ड्रॉबैक है कि नेल्सन में अगर क्लोरीन गैस एनिमल्स के कांटेक्ट में आने लगा ना तो एनिमल्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इधर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सोडियम बनाया, सोडियम अमालगम बनाया, अमालगेटेड सोडियम वाटर से रिएक्ट किया, दिस मर्क्यूरी कैन बी रीयूज्ड, वो अलग खुशी मिलेगी कि वापस से यूज कर लेंगे, बराबर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो मिल ही रहा है। समझा मेरा बात? क्लियर? तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NaOH। सबको आया समझ में ये चीज? क्यों आपको ये समझा मैंने डायरेक्ट? क्यों आप ऐसा क्यों नहीं सोचे कि सोडियम वाटर डायरेक्ट ले लो? अरे वो रिएक्शन काफी एक्सप्लोसिव है। अब ये रिएक्शन में रिएक्टिविटी कम कैसे हो जाती है? तो शायद ऐसा होगा कि मान लीजिए जैसे ये मर्क्यूरी है, मैंने भले रॉड बना दिया बट रॉड की फॉर्म नहीं होगी, वो आपको भी समझ में आता है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये मान लीजिए सोडियम है, तो ये सोडियम के ऊपर मान लो मर्क्यूरी की कोटिंग हो गई है, बराबर, ठीक है। अब मान लो ये एक पार्ट है जिसके थ्रू सोडियम डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आ रहा है, वाटर। तो रिलेटिवली जहां पे पूरा रॉड सोडियम डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में आ रहा था, उधर तो एक सर्टेन पार्ट ही सोडियम का वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है ना, बाकी तो सब क्या है, अमालगेटेड है ना। जितना भी सोडियम रिएक्ट होना होगा इतनी ही पार्ट से रिएक्ट होगा धीरे धीरे, आया ना। अगर मान लो ये पूरा सोडियम होता तो डायरेक्ट वाटर से रिएक्ट करता पूरा सरफेस एरिया, तो ये थोड़ा सा उसके रिएक्शन की रेट को कम कर देगा ना। इसलिए अपन बोलते हैं कि अमालगेटेड सोडियम में उतनी रिएक्टिविटी नहीं रहेगी जो सोडियम में रहेगी। तो उसकी अमालगम की फॉर्मेशन, सोडियम की अमालगम की फॉर्मेशन उसकी रिएक्टिविटी को क्या कर रही है, कम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। इट इज डेलिक्वेसेंट, एज आई टोल्ड यू, डेलिक्वेसेंट वही वाटर का एब्जॉर्ब करने के लिए होता है ना, डेलिक्वेसेंट, हाइग्रोस्कोपिक, ये सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं। इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर्मिंग Na2CO3। NaOH का नेचर क्या है, एसिड है या बेस है, बराबर। CO2 का नेचर क्या है, एसिड है या बेस है, एसिड है। तो एसिड कैन रिएक्ट विद बेस टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। आया समझ में? ठीक है। एनसीईआरटी में जो लाइन है वो लाइन एज इट इज रीड होनी चाहिए, ठीक है। आया समझ में? इसके लिए नोट्स नहीं भी दी जाए तभी भी चलेगा, बराबर। क्या आप दे रहे सारे चैप्टर के लिए, तो इन सारे भी चैप्टर के नोट्स देंगे। बाकी आपको मेन फोकस आपको कौन सी लाइन पे होगा, एनसीईआरटी के लिए। आया समझ में बात? ठीक है, समझा मेरा पॉइंट? जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे बताया रहेगा अलग से, वो खाली आप अलग पढ़ेंगे नोट्स में। बाकी आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन ही पढ़नी है। मैं चैप्टर्स वापस रिपीट कर दे रहा हूँ कि किसके लिए ये फॉलो करना है आपको। हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स 1, पी ब्लॉक एलिमेंट्स 2, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डीएनए ब्लॉक, मेटलर्जी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। दीज आर 10 to 11 चैप्टर्स जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी ही रीड करनी है। एकदम क्लियर है, बराबर। नोट्स में सिर्फ देखना है, पढ़ना है, खाली बातों को समझने के लिए। कहीं कोई डाउट आ गया, कहीं कोई पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है जो नोट्स में दिया है, तो फिर पढ़ना है, अदरवाइज उसकी भी जरूरत नहीं है। आया समझ में बात? क्लियर है सबको? ठीक है, देखो NaOH का नेचर कैसा है। NaOH is a which kind of base, strong base। यहाँ पे थोड़ा फैंसी करके दिया हुआ है बस, वहाँ पे उन्होंने कहीं पे एक लाइन लिख दी है, मैंने उसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखा है, बराबर। और कहीं से भी कोई रिएक्शन अगर NaOH का रिलेट हो रहा है तो वो भी ऐड कर दिया है, बट वो बातें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो NaOH कैसे टाइप का बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब बीइंग एम्फोटेरिक, दे कैन रिएक्ट विद NaOH ना, दे कैन रिएक्ट विद NaOH। क्या बना रहे, देखो सॉल्ट बना रहे अलोंग विद वाटर। ये तो आपने कई बार देखा है, सोडियम एल्यूमिनेट वाला, एल्यूमिना रिएक्ट विद NaOH गिव यू सोडियम एल्यूमिनेट। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, बोरॉन, सिलिकॉन, ये सब नॉन मेटल के साथ भी क्या होता है, इसके रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है जो आगे आपको नोट्स में मिलेगा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, बट ये ऐसे पॉइंट्स है जो आपको हर बार कहीं ना कहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे यही NaOH कुछ स्पेसिफिक मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करता है, वो स्पेसिफिक मेटल स्पेसिफिक नॉन मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है, जैसे वो स्पेसिफिक नॉन मेटल्स हो गई हैलोजेंस। हैलोजन में फ्लोरीन की बात नहीं हो रही है, H2 में एक्सेप्ट फ्लोरीन,
क्लोरीन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। और मैं फास्फोरस की बात कर रहा हूँ, मैं सल्फर की बात कर रहा हूँ, इन सब की बात कर रहा हूँ। जब NaOH ऐसे टाइप की नॉन मेटल से रिएक्ट होता है, in that case it result in formation of disproportionated compound, बराबर, it undergoes disproportionation reaction. It undergoes which kind of reaction? Disproportionation reaction. Now what do you mean by disproportionation reaction? जब एक single element get oxidized as well as reduced, then the reaction is called disproportionation. ठीक है, मैं आपको उन रिएक्शंस को समझाता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले हैलोजन में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हैलोजन में यहाँ पे क्लोरीन ऑप्शन है, ब्रोमीन का ऑप्शन है और आयोडीन का ऑप्शन है। तो मान लो सबसे पहले मैं X2 की फॉर्म में लिख के बात करता हूँ, X2 plus NaOH। जो NaOH में यूज कर रहा हूँ वो कोल्ड एंड डाइल्यूट है, ठीक है। ये जो फॉर्म्स है ये वो रिएक्शंस है, आज तक का कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये टाइप की रिएक्शन ना पूछेगी, बराबर। इसमें से फास्फोरस वाला तो मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ रेडॉक्स रिएक्शन में कि फास्फोरस प्लस NaOH होता है जो PS3 plus NaH2PO2 बनाता है, जहाँ पे 0 से -3 + 1 बनता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन है। वैलेंसी फैक्टर भी ढूंढ के निकाला था हमने उसका, आपको याद नहीं होगा ये पता है मेरे को, बट फिर भी मैंने बताया वो मैं बोल रहा हूँ। X2 plus NaOH हो गया ना, कैसी फॉर्म है? कोल्ड एंड डाइल्यूट। तो इस फॉर्म में ना रिएक्शन में एक मिलता है कंपाउंड NaX। अब NaX तो मुझे एकदम क्लियर है कि दिस NaX इज कॉल्ड सोडियम हैलाइड। स्टूडेंट, व्हाट इट इज कॉल्ड? सोडियम हैलाइड। Along with that it will give you NaOX। NaOX का क्या नाम हो जाएगा? सोडियम हाइपोहैलाइड। यस, करेक्ट, वेरी नाइस, सोडियम हाइपोहैलाइड। क्योंकि ये जो HOX की एसिड होती है ना, हाइपोहैलस एसिड बोलते हैं। और किसी के नाम के एंडिंग में अगर अस आ रहा है, किसी के नाम के एंडिंग में अस आ रहा है, तो उसका जो अनायन होता है उसके नाम के एंडिंग में क्या आता है? आइन। और ईक होता है तो नाम के अनायन के एंडिंग में ए। याद है ना? ये आइट रहेगा तो वो अस रहता है और एट रहेगा तो वो ईक बोलता है। वाटर वो सब मिल रहा है, उसका टेंशन मत लो तुम कि बैलेंस नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। एक चैप्टर में बैलेंसिंग पढ़ा दी है, बस उससे ज्यादा नहीं है भी। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट, now focus, hot and concentrate, hot and concentrate. So when it is hot and concentrate, then NaX further gives NaXO3। जैसे ही इसका concentration बढ़ता है ना NaOH का, वहां पे आप ऐसा सोच सकते हो कि जो शुरुआत का रिएक्शन है ना वो किस तरीके से हुआ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट NaOH में। Initially it gives NaX, initially it gives NaX, but that NaOX further get decompose, वो वापस डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया, वो वापस क्या हो गया? डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया। और कंपाउंड क्या देने लगा? NaXO3। क्योंकि अब जो आप NaOH यूज कर रहे हो पहले के कंपेयर में और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आप कर रहे हो उतना वो डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए जा रहा है, ऐसा सोचना है। तो इधर क्या है? कॉन्सेंट्रेट है ना, ये तो हैलाइड बनेगा। ये क्या हो गया? ये कौन सी फॉर्म होगी? दिस इज हैलाइड। विच फॉर्म? हैलाइड। तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया? सोडियम। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जब भी कॉन्सेंट्रेट तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? 8 समझा? और डाइल्यूट वाले में तो फिक्स है 8 आएगा। आया समझ में? ठीक है। तो क्लोरीन के रिएक्शन कैसे है? अगर एग्जांपल क्लोरीन का लिखना हो तो क्या एग्जांपल यूज कर लोगे? यही सेम रिएक्शन आपको 12th स्टैंडर्ड में भी मिलेगी। पी ब्लॉक एलिमेंट्स 2 ग्रुप नंबर 17, क्लोरीन का रिएक्शन NaOH के साथ, ब्रोमीन का रिएक्शन NaOH के साथ, फ्लोरीन का रिएक्शन NaOH के साथ, इस फॉर्म में। ठीक है, अभी से बता के रखा है, याद करके चलना है। ये नीट 2017 या नीट 2018, 17 या 18 एक साल का क्वेश्चन भी था ये क्लोरीन की फॉर्म। तो क्लोरीन रिएक्ट विद कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, क्लोरीन रिएक्ट विद कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH। बोलो कोल्ड एंड डाइल्यूट फॉर्म में क्या करेगा? बोलो NaCl plus NaCl। This is sodium chloride, this is sodium hypochlorite। Perfect। What happens when this chlorine react with NaOH? Now the form is hot and concentrate। Come on, what it gives? Come on guys, NaCl plus NaClO3। समझ के बात को? ठीक है। ब्रोमीन और आयोडीन आपके लिए होमवर्क।
फास्फोरस अगर याद हो आपको, फास्फोरस, तो फास्फोरस में रिएक्शन ऐसा किया था, P4 प्लस NaOH प्लस वाटर भी है उधर, वो कन्वर्ट हो जाता है PS3 प्लस NaH2PO2। कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके कि विच फॉर्म ऑफ फास्फोरस इज यूज्ड, दिस इज व्हाइट फास्फोरस, बराबर। विच फॉर्म ऑफ फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। जो कंपाउंड बन रहे हैं उन प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो PS3 का क्या नाम था, फॉस्फीन। NH2PO2 का क्या नाम हो जाएगा, सोडियम, दिस इज सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। क्या नाम हो गया कंपाउंड का, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। Here PS3 में phosphorus is found in -3, here NH2PO2 में that phosphorus is found in +1। तो इधर मेरे पास बेसिकली किस फॉर्म में, 0 है ना, ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो 0 चेंजेस टू +1, 0 चेंजेस टू -3, 0 से -3 बन रहा है, 0 से +1, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ऐसे सल्फर के साथ सब जो रिएक्शन होगी, तो इन दैट केस इट विल गिव यू सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम सल्फाइड, Na2S और Na2SO3। तो ये सारे रिएक्शन तीनों में एक कॉमन पॉइंट क्या ऑब्जर्व हुआ कि इन तीनों के केसेस में रिएक्शन क्या हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। कैसा रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे NaOH के, ये जो रिएक्शन है ना, ये वाला पॉइंट, चौथा और पांचवा पॉइंट उसका एक्स्ट्रा पॉइंट है। ये इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये बोरॉन और सिलिकॉन आपको ग्रुप 13 14 में आता है, और NaOH का जो अभी मैंने बताया ये 15 में आता है, ये 17 में आता है, सल्फर 16 में आता है। तो ये कहीं ना कहीं मिलने वाले ही आगे चल के, तो इसलिए NaOH जब आया तो उसके पॉइंट्स डाल दिए रिएक्शन। तो जो भी आपको एक्स्ट्रा दिखेगा ना, वो इस फॉर्म में एक्स्ट्रा दिखेगा, क्यों कहीं और पहले आएगा, या फिर मतलब कहीं और आया है या तो बाद में आने वाला है, बट यहाँ पे NaOH का डिस्कशन हो रहा है इसलिए उसके प्रॉपर्टीज डाल दी है। आपको याद है कि हम लोग ने रिएक्शन डिस्कस किया था एम्फोटेरिक मेटल्स वाला, कि व्हेन एम्फोटेरिक मेटल रिएक्ट विद अल्कलीज NaOH, जनाबे अली, सोनू के साथ, बराबर, ये सब एम्फोटेरिक मेटल्स हैं। When these amphoteric metal react with NaOH, they produce their salt along with the liberation of hydrogen gas. This is one of the method of preparation of hydrogen gas. तो इधर भी क्या यूज हो रहा है, NaOH। नेक्स्ट, ये वही रिएक्शन है, NaOH का अल्कली मेटल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होता, ये भी बेसिक नेचर वाले होते हैं, ये भी बेसिक नेचर वाले, तो बेस और बेस कोई रिएक्शन नहीं है। एल्यूमिनियम, ये सब एम्फोटेरिक मेटल्स हैं। एम्फोटेरिक का नेचर मतलब क्या हुआ, दोनों रिएक्शन होता है, एसिड के साथ भी और हाँ, तो इट कैन रिएक्ट विद बेरिलियम, इट कैन रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू प्रोड्यूस सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम बेरिलेट। फोकस करना, सब में 8 आएगा, बराबर, सोडियम जिंकेट। खाली यहाँ पे सोडियम स्टेनाइट आता है, स्टेनेट नहीं आता, बराबर। और इधर क्या आएगा, सोडियम प्लम्बाइड, नॉट सोडियम प्लम्बेट, along with the liberation of which gas, let's find out the oxidation number of SN here. Oxygen क्या हुआ, -2 into 2 -4, sodium is found in +2, तो SN क्या हो गया, +2। now here everybody knows that SN +2 is stannous and SN +4 is stannate। less oxidation state us, अधिक oxidation state K। ये देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, ये -2 into 2 -4, बराबर, ये Na2 की फॉर्म में, बराबर। तो सोडियम कितना है उधर, +1 into 2 +2 हो गया, -4 +2 क्या बचा, -2, मतलब ये Pb किस फॉर्म में होना चाहिए, +2। तो जब Pb +2 में होगा तो क्या बोलेंगे, प्लम्बस, और Pb +4 में होगा तो क्या बोलेंगे, प्लम्बिंग। ये सब एक ही ग्रुप के तो है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ऑल बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 14। they positive में they give two type of oxidation state, +4 and +2, +4 +2 due to inert pair effect। हाँ है ना, +4 ज्यादा स्टेबल कहाँ होती है, अपर एलिमेंट्स में, +2 ज्यादा स्टेबल कहाँ होती है, लोअर एलिमेंट्स में, इसलिए वहाँ पे +2 के कंपाउंड ज्यादा देखने को मिलते हैं। आया समझ में बात, ठीक है। तो ये एक डिस्कशन है, ये वही पॉइंट है, खाली थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है कि व्हेन यू ऐड एक्सेस ऑफ NaOH, तो ये सब क्या प्रोड्यूस करेंगे, दे गिव्स clear solution which can also be obtained when these metals are acted upon by the concentrated solution of NaOH। ज्यादा concentrated solution ले लेंगे तभी भी उस केस में उनके clear solution मिलते हैं, ठीक है, क्लियर। ये रिएक्शन आपको नहीं करना है, देख लो खाली, बाकी और कुछ है नहीं इसमें। ZnCl2 plus NaOH है ना, Zn किसके साथ जाएगा, OH, opposite ions,
Na किसके साथ जाएगा, Cl, खत्म हो गया। जिंक हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बराबर कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है। वैसे आपके एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है तो इसको ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, रेयॉन, रेयॉन पता है ना, मटेरियल, फैब्रिक मटेरियल होता है, नायलॉन सुना है, बस वैसे टाइप रेयॉन भी होती है। डाइज, पेपर एंड ड्रग्स, एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। यूजेस तो आपको याद करने हैं। नाउ नेक्स्ट, जितना मेमोराइज कर पाएंगे, जितना बाहर कर पाएंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं कर पाएंगे कोई कुछ हेल्प नहीं कर सकता। एग्जाम तुमको देनी है, बराबर, डॉक्टर तुमको बनना है। आया समझ में, ठीक है। तो एकदम क्लियर वर्ड्स में बता दिया, इससे ज्यादा और क्लियर नहीं बोला जा सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा एंड सोडियम कार्बोनेट आल्सो कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा, ठीक है। NaCO3 Na2CO3.NH2 दोनों को मर्ज करके दिया हुआ है क्योंकि दोनों के प्रॉपर्टीज थोड़े थोड़े सिमिलर मिल जाएंगे आपको। अब देखो, सबसे पहला इट इज प्रिपेयर्ड बाय व्हाट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सॉल्वे प्रोसेस। क्या नाम है प्रोसेस का, सॉल्वे। दिस सॉल्वे प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज अमोनिया सोडा प्रोसेस। इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, अमोनिया सोडा प्रोसेस। क्यों, आप समझ जाएंगे। मान लो मेरे पास कंपाउंड है CaCO3, कौन सा कंपाउंड है बोलो, CaCO3। यू नो CaCO3 थर्मली गेट डीकंपोज, हाँ या ना भाई। CaCO3 को मैं क्या कर सकता हूँ, थर्मली डीकंपोज कर सकता हूँ। When you start heating that compound CaCO3, so that CaCO3 gets converted into CaO plus CO2 gas। मुझे इस समय जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर रहा हूँ मैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, मान लो जहाँ पे अमोनिया है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पास हो रहा है, बराबर। अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अभी के लिए ऐसा मान ली कि अगर अमोनिया और वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, ये एक एसिड होती है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, बराबर। एसिड का रूल क्या होता है, एसिड आर दोस व्हिच गिव यू H+ आयंस। मान लो ये एसिड ने एक H+ आयन अपना दे दिया तो क्या बच गया बोलो इसके पास, HCO3-। अमोनिया क्या है, बेसिक नेचर होता है, बीइंग बेसिक दैट अमोनिया कंबाइंस विद H+। जैसे अमोनिया H+ से कंबाइन होगा क्या बन जाएगा, NH4+ अमोनियम। इसके साथ कंबाइन हो तो क्या बन गया, HCO3। नाउ द कंपाउंड इज कॉल्ड अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कंपाउंड का नाम क्या हो गया, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बराबर। अब ये अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, इस अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं NaCl के साथ। स्प्लिटिंग देखना, आंसर देना है। NaCl की स्प्लिटिंग कैसे बताओगे बोलो, Na+, NH4HCO3 की स्प्लिटिंग कैसे बताओगे बोलो, NH4+ HCO3-। NH4+ goes along with opposite ना, opposite charges वाला पॉइंट, और Na goes along with HCO3। NH4Cl से अभी के लिए मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरा फोकस है NHCO3 पे। अगर आपको याद हो तो अपना डिस्कशन हुआ था बाइकार्बोनेट जो होते हैं, बराबर, 1A ग्रुप के बाइकार्बोनेट, डाउन द ग्रुप उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। लिथियम बाइकार्बोनेट को कंसीडरेशन नहीं करते बिकॉज़ इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ये लिख के दिया होता है LiCO3 डज नॉट एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म, बराबर। तो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म। NHCO3 से KHCO3, RbHCO3, CSHCO3, दैट सॉल्युबिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो उस हिसाब से NHCO3 जो है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल रहा है। मतलब ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल। मैं इसको फिल्टर कर दूंगा, अमोनियम क्लोराइड बाहर चला गया, मुझे क्या मिल गया, NaHCO3। हाँ, ये NHCO3 को साइड में दो। किसी भी हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ये ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। किसी भी हाइड्रोजन कार्बोनेट को व्हेन यू हीट एट हाई टेम्परेचर it always gets converted into carbonates along with the carbon dioxide plus water. It gives you carbonate plus carbon dioxide plus water. ये रिएक्शन आपको आना ही चाहिए। कोई भी हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब उसका हीटिंग होगा तो वो कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। वैसे वर्सा उल्टा भी है कि आपके पास कार्बोनेट है, बराबर, उसमें आप कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके हाइड्रोजन कार्बोनेट में। ये एक जगह बहुत स्पेसिफिकली मैंने बताया था जहां पे मैंने ऐसा बोला
कि ये ग्रुप 2 का कार्बोनेट है। आपको याद है नहीं पता नहीं, वापस एक बार बता दे रहा हूँ। ग्रुप 2 का जो कार्बोनेट होगा ना, दैट ग्रुप 2 का कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ग्रुप 2 कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये स्टेटमेंट है अपने पास कि ग्रुप 2 के कार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। बट अगर ये एक्वस सॉल्यूशन है आपके पास और इसके अंदर आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करना चालू किया, तो स्लोली 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 इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मेटल बाइकार्बोनेट। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, ये इनसॉल्युबल होते हैं बट ये क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल। तो अपन स्टेटमेंट में ऐसा बोलते हैं कि मेटल कार्बोनेट सॉल्युबल नहीं है, बट अगर आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे तो सॉल्युबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब वो मेटल कार्बोनेट नहीं रहा, अब वो क्या बन चुका है, मेटल बाइकार्बोनेट। और मेटल बाइकार्बोनेट ग्रुप 2 का सॉल्युबल होता है। ग्रुप 1 मेटल ग्रुप 2 का मेटल बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होता है। आप समझे क्या लॉजिक है कि मेटल कार्बोनेट तो सॉल्युबल नहीं है ग्रुप 2 का, लेकिन मेटल बाइकार्बोनेट सॉल्युबल है। इसलिए जैसे ही कार्बोनेट आपके पास आया एक्वस सॉल्यूशन में, एंड इफ यू पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन दैट, वो क्या कन्वर्ट होना चालू हो गया, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट की वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी है या नहीं है? है, तो इसलिए सॉल्युबल माना जाता है। समझा मेरा बात? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, वरना आपको ऐसा लगेगा कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है तो वो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि पॉइंट्स पता होने चाहिए। मैं हर बार थोड़ी ना उस पॉइंट को 4 बार लिखा के दूंगा। समझा मेरा बात? क्लियर ये पॉइंट? ठीक है, ये लाइन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की लाइन, कि अगर आपके पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है और उसको आप स्ट्रांगली हीट करते हो, तो दैट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनेट अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रिवर्स भी है ये, कि अगर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है इसका, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करो, दैट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये हो गया मेथड, बन गया Na2CO3। हाँ है ना? तो सॉल्विंग प्रोसेस पे क्वेश्चन क्या पूछेगा? जैसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू इसकी फॉर्म में आ गया कि पहले क्वेश्चन में उसने ऐसा बोला कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ Na2CO3। बोलो क्या क्या रॉ मटेरियल है? तो एक तो CaCO3 हो गया, अमोनिया चाहिए, वाटर बोलो नहीं बोलो चलेगा, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है वाटर का, वाटर अपने लिए ज्यादा इतना ही है। तो अपने पास क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए? CaCO3 चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? NaCl चाहिए, NaCl बाहर से ऐड किया है देखो, बराबर, और अमोनिया चाहिए। ये तीन मेन दिया रहना चाहिए, या तो ऐसे दिया हो अमोनिया वाटर और सॉरी अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl। कभी कभी वो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट नहीं देगा, किस फॉर्म में लिख के देगा? CaCO3। इतना बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, solvay process is used in the manufacturing of option A Na2CO3, option B NHCO3, option C NaCl, option D NaOH। Na2CO3। Suppose in case if Na2CO3 is not there, तो ऐसे केसेस में you can opt NaHCO3 also। अगर Na2CO3 वहां पे नहीं दिया है, बराबर, और आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होगा। आपका तो सिंगल करेक्ट आंसर ही है ना, मालूम है ना? ये सारे सिंगल करेक्ट ऑप्शन ही आते हैं। नेक्स्ट आया समझ में? थर्ड क्वेश्चन, दो हो गए ना? थर्ड क्वेश्चन, फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ NaCO3 फ्रॉम अमोनियम बाइकार्बोनेट, for the precipitation of NaHCO3 from ammonium bicarbonate NH4HCO3, जिसका फॉर्मूला है, कौन सा कंपाउंड यूज करेंगे? ऑप्शंस हैं NaOH, Na2O, Na2CO3, NaCl। तो वो लाइन ऐसे, स्टेटमेंट ऐसे कि NaCl is used for the precipitation of, स्टेटमेंट ऐसे दी रहेगी, NaCl is used for the precipitation of NaHCO3। Next question and the most important question, ये जो same preparation है solvay process, that solvay process is used in the used for the manufacturing of Na2CO3, but this method is not suitable for the preparation of A2CO3। ये मेथड बहुत अच्छा है Na2CO3 बनाने के लिए, बट ये मेथड जरा भी अच्छा नहीं है A2CO3 बनाने के लिए। तो ये स्टेटमेंट ना करेक्ट है, इसका रीजन क्या है मैं वो समझाता हूँ।
आपको पूछ लिया कि ऐसा क्यों है, वाई, तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो थे 1A ग्रुप के, उनके अगर आप सॉलिबिलिटी को याद करोगे तो LiCO3 की तो सॉलिबिलिटी लिखते ही नहीं अपन, बिकॉज इट इज इन लिक्विड स्टेट. वी डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम NHCO3 नंतर KHCO3. तो सॉलिबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, बाइकार्बोनेट्स की बढ़ रही है. तो NHCO3 के कंपेयर में जो KHCO3 है वो ज्यादा सॉल्युबल है. तो बाबा प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा ना, तो अलग कैसा होएगा, और जब अलग नहीं होएगा तो कंपाउंड कहां से लाओगे. क्या NaCl डालने के बाद, KCl डालने के बाद उसका प्रेसिपिटेशन हो पाया, नहीं हो पाया. क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि वो कंपाउंड तो सॉल्युबल है वाटर में, तो इसलिए उसकी प्रिपरेशन इस मेथड से करना पॉसिबल. तो आगे की लाइन में वही लिखा हुआ है कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वेबल प्रोसेस as it is more soluble in water as compared to NaCO3. Now, after all this, there is one more additional step. जो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड बचा हुआ है ये, बराबर, इस कैल्शियम ऑक्साइड को आप जो अमोनियम क्लोराइड बना था ना उसके साथ रिएक्ट करा सकते हो. कैल्शियम का चार्ज क्या है, पॉजिटिव, क्लोराइड का चार्ज क्या है, नेगेटिव. आयंस की फॉर्म में स्प्लिट कर लो. कैल्शियम किसके साथ जाएगा, क्या बन गया, CaCl2. तो 2 क्लोरीन चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो. 2 अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन अपना H+ रिलीज कर देगा. वो 2 H+ किसके साथ कंबाइन हो गए, O-2. 2H+ और O-2 क्या बन गया, कितना अमोनिया बच गया, 2. दिस अमोनिया कैन बी यूज्ड अगेन, अरे दिस कैन बी रीयूज्ड ना. ये CaCl2 को भी फालतू मत समझो. इट इज यूज्ड एज अ डेसिकेंट. डेसिकेटर में यूज होता है. डेसिकेटर आर दोस व्हिच इज यूज्ड टू कीप द सब्सटेंसेस ड्राई. जो सब्सटेंसेस को ड्राई रखने के काम आता है ना, उसको बोलते हैं डेसिकेटर. वो इंस्ट्रूमेंट को आप बोल दीजिए ऐसा. उसके अंदर जो मटेरियल यूज होता है ड्राई रखने के लिए उसको बोला जाता है डेसिकेंट. क्या बोला जाता है, डेसिकेंट. हां, CaCl2 भी एक टाइप का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को रिमूव करने का काम करता है. तो ऐसा नहीं कि कोई भी फालतू भी बन गया है समझ में बात. इसी रिएक्शन को अपन ऐसे भी दिखा सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. इधर से भी वही प्रोडक्ट मिलेगा, अमोनिया प्लस कैल्शियम क्लोराइड और प्लस वाटर. आया समझ में बात, ठीक है. तो दोनों एक ही जैसा है, कोई अलग टेंशन नहीं है इसमें. लेट्स सी द प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टी सबसे इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक प्रॉपर्टी तो तुमने NHCO3 की पहले ही देख ली कि अगर NHCO3 को तुम स्ट्रांगली हीट करोगे तो बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनेट में. आया समझ में बात. हाइड्रोलिसिस देखो, NHCO3 इसको मान लीजिए वाटर. वाटर कैसे स्प्लिट होगा, H+ और H+ और मैं बोलता हूं Na और OH क्या बन गया, NaOH. H+ किसके साथ जा रहा है, HCO3 के साथ. क्या बना दे रहा है, H2CO3. H2CO3 क्या है, वीक एसिड है ना, और NaOH कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस. तो सॉल्यूशन में डोमिनेटिंग क्या होंगे, OH- आयन. अगर किसी सॉल्यूशन में OH- आयन डोमिनेटिंग है तो सॉल्यूशन का नेचर क्या हुआ, एसिडिक या बेसिक, बेसिक. ये पता है ना आपको, ठीक है. रिएक्शन विद एसिड, NHCO3 को अगर HCl के साथ रिएक्ट किया तो Na किसके साथ जाएगा, क्या बन गया, NaCl. H+ HCO3- क्या बनता है, H2CO3. बट H2CO3 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो टेम्परेचर जरा भी रेजिस्ट नहीं कर सकता. समझा, वो टेम्परेचर जरा भी रेजिस्ट नहीं कर सकता. इमीडिएट वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसलिए H2CO3 को तोड़ के क्या लिखेंगे, वाटर प्लस CO2, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा. रिएक्शन विद बेसिस, NHCO3 प्लस NaOH, बराबर. HCO3 अब यहां पे देखिए, HCO3 है अपने पास, NHCO3 और NaOH, दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, Na2CO3. अब देखिए, ये ऐसे समझ लो कि आपके पास H2CO3 है. H2CO3 का नेचर क्या है, अरे एसिडिक है ना, कार्बोनिक एसिड है. वो कितने H+ रख रहा है अपने पास, 2. तो मतलब ये डायबेसिक एसिड टाइप का है, बट वीक है. जब NaOH से रिएक्शन हुआ तो इसका एक H+ OH- आयन के साथ गया, वाटर बन गया. 1 H+ get replaced by sodium. So instead of writing H2CO3, now what you will write, NaHCO3 plus, agree. Now this NaHCO3 still it contain 1 H+ ion. Check, क्या बोलते हो, आया ना, still it contain 1 H+ ion. अभी भी ध्यान से देखोगे तो एक H+ ion अंदर प्रेजेंट है,
बराबर, और ये वापस किससे रिएक्ट कर रहा है, NaOH। तो ये जो H प्लस है अंदर का, ये किससे कंबाइन हुआ, OH माइनस ना, that H plus combined with OH minus give you one more H plus ion get replaced by Na। अब उसको क्या लिखोगे, Na2CO3। मतलब यहाँ पे NHCO3 ने अपना कैसा नेचर शो किया, एसिडिक या बेसिक, एसिडिक ना, बिकॉज़ उसने क्या रिलीज किया, H प्लस। तो इधर NHCO3 क्या बना, इधर NHCO3 NaOH के साथ क्या बना, एसिड बना ना, ऊपर वाले रिएक्शन में NHCO3 HCl के साथ क्या बना, बेस। मतलब ये बेस की तरह भी रिएक्ट कर रही है, इसलिए अपन बोलते हैं कि रिएक्शन 3 and 4 एक्सप्लेन एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ NaCO3, उसके एम्फोटेरिक बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अपने से स्ट्रांग एसिड आया तो बेस बन जाने का, अपने से वीक एसिड आया तो सामने वाला अपने से वीक है, बराबर, एसिडिक नेचर में, तो अपन क्या बन जाएंगे, एसिड। सामने वाला अपने से स्ट्रांग एसिड है तो अपन क्या बन जाएंगे, बेस। यहाँ पे सामने क्या था, स्ट्रांग एसिड, तो ये क्या बना, बेस। सामने क्या था, स्ट्रांग बेस, तो ये क्या बना, एसिड। बोलने का मतलब है कि ये दोनों टाइप के नेचर को शो कर रहा है, NHCO3 दोनों नेचर शो कर सकता है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। इसलिए नाम क्या दिया उसको, कैसे टाइप का स्पीशीज, कैसे टाइप का बिहेवियर, एम्फोटेरिक। समझा मेरा बात, ठीक है, बंद करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ Na2CO3 में देखेंगे ना, Na2CO3.10H2 बताया था ना आपको। इस कंपाउंड को नाम देते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चारों कंपाउंड में एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी लेफ्ट है, वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसमें सबसे पहला जो इफेक्ट देखने वाले ना, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। इस कंपाउंड को अगर आप हीट करो, अच्छा ये जो हीटिंग इफेक्ट वाली प्रॉपर्टी है ना, ऐसे टाइप में इसको बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। इस कंपाउंड को क्या बुलाते हैं, एफ्लोरेसेंस, क्योंकि इसके पास जो वाटर है, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो क्रिस्टल में बीच-बीच में गैप होते हैं उनके अंदर रहता है ना वाटर, इंटरस्टिशियल वाटर, वैसा। तो जब Na2CO3.10H2 हो, इस कंपाउंड को मैं हीट करता हूं बिलो 373 डिग्री सेल्सियस, इट इज हीटेड बिलो 373 डिग्री सेल्सियस। इन दैट केस आउट ऑफ 10 9 वाटर वो रिलीज करता है, कितने, 9 आउट ऑफ 10। और क्या बनता है मालूम है, Na2CO3.H2। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में बाहर चला गया, बराबर। अगर आपने टेम्परेचर और थोड़ा बढ़ाया है, आप क्या है, Na2CO3.H2 है, बराबर। अगर मैं इसको थोड़ा और हीट करूं, मतलब यू से अबव 373 केल्विन आप बोलना चाहते हो, बोला हाँ ठीक है, तो जैसे थोड़ा और हीट करूंगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू Na2CO3। दिस इज एनहाइड्रस फॉर्म कॉल्ड सोडा ऐश। दिस एनहाइड्रस फॉर्म इज कॉल्ड सोडा ऐश। ये जो एनहाइड्रस फॉर्म है इसको सोडा ऐश के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं, सोडा ऐश। ये इसका हीटिंग इफेक्ट होगा। तो ये दिस कैन बी आस्क्ड एज अ रोड मैप क्वेश्चन। रोड मैप क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि उसने एक कंपाउंड दे दिया, बराबर। एक कंपाउंड देने के बाद यहाँ पे A लिख दिया और A लिख दिया, यहाँ पे B लिख दिया, बराबर, कि A है और बाद में वापस हीटिंग लिखा है और B, एरो पे सारी चीजें मेंशन कर दी। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि A और B क्या है, बराबर। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पे लिख देगा। अच्छा मान लो इस Na2CO3 को मैंने और हीट किया तो क्या बन जाएगा, बोलो, इट विल गिव यू सोडियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हो, हाँ या ना, नहीं देगा। Na2CO3 अम्बोजा सीमेंट है, टूटेगा नहीं, वो कंपाउंड मेल्ट हो जाता है, टूटता नहीं है। तो आपको शायद एक ऑप्शन ऐसा भी दे दे उधर, वो बी में दे दे Na2CO3, सी में दे दे Na2O plus CO2, बड़ी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि Na2CO3 थर्मली काफी ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो भी अल्कलाइन नेचर है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में क्या चीजें बनेंगी, दो चीजें बनेंगी। वहां पे अंदर वाटर में क्या होगा, NaOH होगा इन द फॉर्म ऑफ Na plus and OH minus, बिकॉज़ इट इज अ स्ट्रांग बेस ना। जो स्ट्रांग होते हैं वो वाटर में हमेशा डिसोसिएट होते हैं,
H2CO3 बना तो वो क्या है, वीक है वो तो, ये देखो Na2CO3 है, वाटर डाला तो क्या हो जाएगा बोल, Na++OH- प्लस H2CO3, कैसा एसिड है ये, वीक एसिड है ना, ऐसे टाइप के एसिड है, वीक एसिड है। और OH- कैसे टाइप का बेस है, NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका डोमिनेटिंग नेचर होगा, ऑब्वियस है OH-। सॉल्यूशन में जो फ्री फॉर्म में मिलता है वही, H2CO3 में H+ फ्री फॉर्म में नहीं अवेलेबल है, जो भी आएगा OH- डिस्ट्रॉय कर देगा। फ्री फॉर्म में क्या अवेलेबल है, OH-, कंसंट्रेशन है OH- का, तो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, बेसिक। अगर H+ का होता तो सॉल्यूशन का नेचर क्या बोलते थे, एसिड, बराबर। तो ये कॉमन पॉइंट हो गया बिटवीन NaHCO3 और Na2CO3 कि NaHCO3 का सॉल्यूशन, Na2CO3 का सॉल्यूशन, दोनों का नेचर क्या होता है, अल्कलाइन नेचर, दोनों का नेचर क्या होगा, अल्कलाइन नेचर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH- आयन इन द सॉल्यूशन, क्योंकि उनके सामने बनने वाला जो एसिड है वो कौन सा है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड इज, तो सिंपल सी बात है ना, नहीं समझा, क्लियर हो रहा है। सो दिस आर द 4 कंपाउंड्स, पहला कंपाउंड क्या था, NaCl, दूसरा NaOH, तीसरा Na2CO3, चौथा NaCO3। आपको NaCO3 अलग से सोचना है तो सोचो Na2CO3 कैसे बनाया जाएगा, मैं बोलूंगा अगर आप ये प्रिपरेशन भी करोगे तो यहाँ NaCO3 मिल जाएगा, और हाँ या ना, आपको ऐसे नहीं बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, बराबर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, क्या पास कर दो उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, अरे यही वाले रिएक्शन को उल्टा लिखा है, तो दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NaCO3, यही प्रॉपर्टी में भी पढ़ा कि NaCO3 को अगर हीट किया तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, आया समझ में बात। NaCO3 का एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, अल्कलाइन ना, अभी तो बोला Na2CO3 और NaCO3 दोनों का सॉल्यूशन क्या है, अल्कलाइन। क्यों अल्कलाइन है, हाँ क्योंकि वहां पे OH- आयन फ्री फॉर्म में अवेलेबल है, H2CO3 कैसा एसिड होता है, वीक एसिड, समझा बात, बराबर। इस हाइड्रोलिसिस को हम लोग नाम देते हैं अनायनिक हाइड्रोलिसिस, इस हाइड्रोलिसिस को हम लोग क्या नाम देते हैं, अनायनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि अगर आपको ऐसा सोचना हो तो देखो मैंने Na और OH को साथ में नहीं लिया, देखा आपने अलग अलग रखा, क्यों, क्योंकि NaOH कहाँ पे, वाटर में है ना, NaOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो पूरा का पूरा डिसोसिएट रहेगा, मतलब अंदर वाटर में NaOH साथ में नहीं रहेंगे, कैसे रहेंगे, Na+ अलग OH- अलग, मतलब उनके आपस में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। बट आपने दूसरे पार्ट को देखा, H+ को मैंने कंबाइन कर दिया CO3 के साथ और क्या बना दिया, H2CO3, मतलब वाटर ने रिएक्शन किसके साथ किया है, Na+ के साथ या CO3-2 के साथ, CO3-2 के साथ, मतलब ये हाइड्रोलिसिस में कौन इन्वॉल्व हुआ, कैटायन या अनायन, अनायन, दैट्स व्हाई द हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड Na+ को उस वाटर से कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि अगर तुम बोल दो कि Na+ वाटर से क्या बना है, NaOH, तो NaOH तो वाटर में वैसे भी नहीं रहता, वो तो क्या फॉर्म में रहता है, स्ट्रॉन्ग बेस है, Na+ और, तो कहां से कंपाउंड बन गया, वो तो अलग ही है ना अभी भी, बट ये वीक एसिड होता है, ये कैसा एसिड होता है, वीक एसिड, ठीक है, क्लियर। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में आ जाओ, पेज नंबर पेज नंबर 304, 305 and 306. Just go through once, आवाज नहीं करेंगे।